हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और आज से हम पढ़ेंगे पॉलिटी का 9th चैप्टर। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स पूरी मैंने समाप्त करी है और फिजिक्स क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 ये तीनों बुक को कवर करते हुए टोटल 18 वीडियो में पूरी भौतिक विज्ञान समाप्त कर दिया गया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थोड़ा सा उसको अलग तरीके से बताया हुआ है, फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया हुआ है। अब एक बात और रहा फिजिक्स के सेक्शन में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं उस पर विस्तार से एक बार ज़रूर चर्चा करूँगा। साथ साथ जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटी का 9वां चैप्टर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक, तो अभी तक मैं आपको बता चुका संविधान बना कैसे, संविधान बनाने में कितना समय लगा, संविधान कैसे काम करता है, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, संविधान में कानून कैसे बनता है, संविधान में कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, और संविधान एक जीवंत दस्तावेज है कैसे, संविधान एक लिखित दस्तावेज है कैसे, संविधान एक संशोधनीय दस्तावेज है कैसे, और साथ साथ संविधान सबका प्रतिनिधित्व करता है कैसे, और साथ साथ संविधान सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है कैसे। इन सारे कैसे का जवाब आज जरूर मिलेगा, मतलब इस चैप्टर में मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारा संविधान सबसे ज़्यादा पवित्र संविधान माना जाता है। हमारा संविधान 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन लगाकर बनाया गया और जब से बना तब से लेकर आज तक अपनी जीवंतता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। मैं आपको बताऊंगा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है और क्यों भारत के संविधान में अब तक 104 संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन करने के बावजूद हमारी जीवंतता बरकरार है। दूसरी ओर देखेंगे रसिया जैसे देश में संविधान को 4 से 5 बार बदल दिया गया, लेकिन हमारा संविधान जब से बना तब से लेकर आज तक जीवंत बना हुआ है। कैसे, क्या है ऐसा कुछ, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। सबसे पहले मैं आपसे भारत का संविधान के बारे में जिक्र करूंगा। जो आप जानते हो, पहले से मैं पढ़ा चुका हूं, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए इस दिन को क्या बोलते हैं, 26 नवंबर को, पहले भी बता चुका हूं मैं, संविधान दिवस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 26 जनवरी 1950, इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो इस 26 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हो, गणतंत्र दिवस। ये भी दिमाग में होगा ही, वैसे रखना है। अब आप समझिए, जब भारत का संविधान बना था उस समय की मैं बात करूं तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग होते थे। कितने पार्ट्स होते थे, 22। उसके बाद अनुच्छेद होते थे 395, मतलब आर्टिकल कितने होते थे, 395। अनुसूची मतलब शेड्यूल कितने थे, 8। मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, लेकिन वर्तमान संविधान में कितना है, 12 शेड्यूल है। आपको बताता चलूं कि क्या क्या ऐसा चीज बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 4 अनुसूची बढ़ गया। तो चारों अनुसूची को आपको जानना चाहिए। देखिए, पहला क्या बढ़ा, पहले को आप बोलेंगे भूमि सुधार, जो कि 9वां अनुसूची है। भूमि मतलब ऐसे लिखते चलता हूँ, 9वां भूमि सुधार। 10वें में देखे होंगे दल बदल। ठीक, 11वें में आप देखें, कल ही आपको समझा रहा था, पंचायती राज। और 12 में आप देखेंगे, ये देख चुके हैं वैसे, नगर पालिका। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 बाद में जोड़े गए। ज्यादातर देखता हूं इन सबसे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैंने आपको एक जगह बता दिया। अब आप समझिए, भारतीय संविधान एक सफल संविधान है कैसे। ठीक, क्यों सफल है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। सबसे पहली बात देखिए, अमेरिका, भारत और अफ्रीका, इन 3 देशों का संविधान सबसे ज्यादा सफल है इस विश्व में। आखिर ऐसा क्या हुआ इन 3 देशों के साथ। हमारा संविधान जब बना, या फिर इन 3 देशों का संविधान जब बना, तब लंबे लड़ाई के बाद बना। किससे लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में जो हमारे जनता थे, उनकी ख्याल, उनकी जो महत्वाकांक्षा था, इन सारी बातों का ध्यान रखकर हमारा संविधान को बनाया गया था। इसीलिए हमारा संविधान सफल है, पहली बात। दूसरी, देश की परिस्थिति के अनुकूल बनाया गया, मतलब देश में जैसा समय था, जैसी परिस्थितियां थी, उन चीजों को हमारे संविधान में हर चीज को मेंशन करते हुए बनाया गया, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया गया। इस वजह से इसकी जीवंतता आज तक बरकरार है। दूसरी बात आप देखिए, इसको बहुत सारे मैं पॉइंट्स बताऊंगा। पहली बात, हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज है। पता होगा कि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक, दूसरी बात, भारत की संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका मतलब ये इसकी प्रासंगिकता है। ये कैसा है? प्रासंगिक है, मतलब वर्तमान में भी ये जीवंत है, जीवित है। अगली बात देखेंगे, पवित्र दस्तावेज है। पवित्र इस वजह से क्योंकि आप देखते होंगे सर्वमान्य है भारत के भूखंड में। अब मैं कह सकता हूं कि एक भारत एक संविधान, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में पहले हमारा संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होता था, किंतु जब जम्मू कश्मीर का राज्य के तौर पे विघटन हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि मेरा भारत में, मतलब एक भारत में एक संविधान लागू होता है। इस वजह से एक पवित्र दस्तावेज है, पूरे भारत में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। साथ साथ परिवर्तनशील दस्तावेज है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो दोस्त? संशोधन कर सकते हो। क्लियर है? अब आप समझिए कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कैसे कह सकते हो कि कठोर है और कैसे कह सकते हो लचीला? इन दोनों बातों को आप समझेंगे। कठोर इस वजह से कि संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। एक शब्द बोल रहा हूं, आसानी से नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है जरूर, आसानी से नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये कठोर है। दूसरी बात, संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या है विशेष बहुमत? मैं आपको जरूर बताऊंगा। लचीला क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है और अब तक टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, आपको यहीं पे अभी बता दूंगा, 2-3 जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा ये। सबसे पहले 100 हुआ था, देखे होंगे लैंड डिवीजन किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगर 101 पे नजर डालेंगे तो ये हुआ था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कारण। अगर 102 पे देखेंगे, नजर डालेंगे तो NCBC, इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। 103वां संविधान संशोधन हुआ था, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया। और लास्ट जो 104 संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत जो हमारे देश में एंग्लो इंडियन को 2 सीटें दी जाती थी लोकसभा में और 1 सीटें दी जाती थी विधानसभा में। हालांकि सभी विधानसभा में नहीं दिया गया था, टोटल 14 विधानसभा में ही दिया गया था। ठीक, ये 2 सीट अब समाप्त कर दिया गया है और यहाँ भी अब समाप्त कर दिया गया। मतलब राज्य के स्तर पे भी राज्यपाल 1 सीट विधानसभा में चुनते थे और केंद्र स्तर पे 2 सीट राष्ट्रपति लोकसभा में चुनते थे। ठीक, तो अब ये दोनों नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और काम क्या हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होते थे उनकी सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपको याद होगा तो एसटी के लिए होता था टोटल 47 सीटें, वहीं एससी के लिए होता था 84 सीटें। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर भी पता था, चलूं टोटल 545 देखते होंगे, इसी में से 2 होता था एंग्लो इंडियन और ये 543 होता था टोटल जिस पे निर्वाचन होता था। इसी में से एससी को दिया गया था 84 और एसटी को दिया गया था 47। समझ पाए पूरे स्ट्रक्चर? तो ये संशोधन हुआ है 104 जो अभी बता रहा हूं। किसमें हुआ है? 334 आर्टिकल। हालांकि मैं इन आर्टिकल के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा जब मैं संशोधन बता रहा हूँ तब। फिलहाल के लिए जरूर याद रखिए, अति इंपॉर्टेंट है, मैच कराने देगा, डायरेक्ट पूछेगा, कई बार पूछा है और कई बार पूछा जाएगा क्योंकि है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात समझिए, क्या भारतीय संविधान अपरिवर्तनीय है? इसका मतलब क्या भारतीय संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन एक अलग बात है, संशोधन दूसरी बात है। और संशोधन का मतलब होता है उसी में थोड़ा बहुत एमेंड करना, वो भी जनता के हित में। केशवानंद भारतीवाद ने बिल्कुल क्लियर कट ये बात कह दिया था और आज तक हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन योग्य नहीं है, बदला नहीं जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। तो एक बात समझिए आप, सोवियत संघ को जानते होंगे, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने 74 साल में 74 ईयर में अपना संविधान कितनी बार? 4 बार चेंज किया था। ठीक है, आप देखिए ईयर में आपको बता देता हूँ, 1918 में, 1924 में, 1936 में, 1977 में और फाइनली 1993 में। आपको पता होगा कि 1945 से कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन यूएसएसआर का विघटन होता है 1990 के दशक में, और मतलब इसी 1990-91 के बीच में। तो इसके बाद क्या होता है कि उसका जो पार्टी होता है एक 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर का, उसका विघटन हो जाता है
और जब विघटन हो जाता है तो सोवियत गणराज्य का पतन हो जाता है। ऐसे में 1993 में एक नया संविधान बनता है। दूसरी तरफ मैंने किसको लिया है, भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान देखिए एक बार ही बना, ठीक है, कब 1946 से शुरू हुआ था मामला, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगाकर भारत का संविधान बना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाया, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत कहलाया। अब आप समझिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और उतनी ही जीवंत है, उतना ही पवित्र है और उतनी ही सर्वत्र है। इसका मतलब सभी जगह हमारे भारत में एक्सेप्टेबल है। इसीलिए बोल रहा हूँ जीवंत है, पवित्र है और सर्वत्र है, मतलब सभी जगह। इन तीनों स्लोगन के आधार पर मैं कह सकता हूँ एक भारत एक संविधान है हमारे देश में, और हमारा संविधान जीवंत है और रहेगा। अगली बात आप समझिए, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, इस बात को आपको समझना होगा। हालांकि संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान के 22 भागों में से 20वें भाग में मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 368 में। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार मैं इसका जिक्र करता हूँ, प्रीवियस वीडियोज में भी किया हूँ। तो कैसे किया जा सकता है, तो आपको मैं बताया था कि हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा बिल को लेके आए और वो कहाँ पे जाएगा, संविधान संशोधन बिल। उसके बाद हो सकता है अगर लोकसभा लाए तो राज्यसभा में जाए, और अगर राज्यसभा लाए तो लोकसभा में जाए, और यहाँ से अगर दोनों से विशेष बहुमत से पारित होता है तब संशोधन प्रक्रिया को स्वीकार किया जा सकता है। अब आप समझिए, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति से संविधान में नए उपबंध कर सकती है, और संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। तो संसद मतलब तीनों पार्ट आएंगे, ओके। पहले से उपलब्ध नए उपबंधों को बदल भी सकती है और हटा भी सकती है, दोनों दिमाग में रखिएगा। चेंज भी हो सकता है और उसको हटाकर नया भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे जनता के हित में होना चाहिए। अगली बात, संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार, टाइम और सिचुएशन के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, ठीक। इसके अगले पार्ट जो इसके नीचे का है वो मैं अभी ऊपर आपको बताऊंगा। अब देखिए, भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। कैसा है? संघीय शासन प्रणाली। इस चीज को मैं एक चैप्टर पर बल के आया था, पूरी डिटेल से आप पढ़े हो, चैप्टर नंबर 7 में, कि भारत राज्यों का एक संघ है, बताया था। शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के स्तर पे, ये भी बताया था। कैसे है, कितनी सूची है, किस सूची के अंतर्गत क्या शक्तियां किसको दी गई है, ये भी चीज बताया था। कितने विषय दिए गए हैं, ये भी आपको बताया हुआ है। फिलहाल अब देखिए, संशोधन प्रक्रिया हमेशा संसद से ही शुरू होती है। अब देखिए, संशोधन प्रक्रिया में 3 तरह से संशोधन हमारे देश में होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? संशोधन जब होता है किसी भी संविधान के किसी भी खंड में, 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। पहली बात क्या बोल रहा है? संसद में सामान्य बहुमत से पारित करके, या संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन किया जाना। दूसरी बात क्या बोल रहा हूं? संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर। ध्यान रहे, अलग अलग, इसका मतलब दोनों सदन मतलब राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी विशेष बहुमत से दोनों जगह से पास कराना होगा। तीसरी बात है कि विशेष बहुमत से तो कराओगे ही, और साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधानसभा से भी पास कराना होगा। आपको ध्यान होगा कि ऐसे में ही जीएसटी पास हुआ था, ऐसे में भी अभी 104वां जो संविधान संशोधन हुआ और जीएसटी आपका 101वां हुआ, ये दोनों इसी का एग्जाम्पल है। क्यों होता है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो पहले से शुरुआत करता हूं। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर आर्टिकल 368 यहाँ लागू नहीं होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। आर्टिकल 368 इन दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन आर्टिकल 368 यहाँ पे लागू नहीं होगा। अगली बात आप समझिए, किसी राज्य की सीमा का नाम बदला जा सकता है और सीमा का विभाजन किया जा सकता है। इसका मतलब सीमा मतलब बाउंड्री को हो सकता है बढ़ा सकता है, और या तो घटाया भी जा सकता है। कब बढ़ जाएगा? जब 2 राज्य को एक बना दोगे। कब घट जाएगा? जब बड़े राज्य को तोड़कर छोटे छोटे कर दोगे। इसका मतलब सीमा चेंज किया जा सकता है, और ऐसे में संसद सीमा को बदलती है और वहां पे संविधान संशोधन की जरूरत होती है, लेकिन साधारण बहुमत से। इसी वजह से वो आर्टिकल 368 में नहीं आता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इससे संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश दे सकती है, मतलब अभी बताया कि नए राज्य का गठन कर सकती है। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, इसका मतलब उसका एरिया को एक्सटेंड कर सकती है। ये दोनों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों के लिए मैं लिखा हूं आर्टिकल 368 लागू नहीं होएगा। इसी वजह से फिर से एक बार आपके सामने मैं लिख के कट करता हूं, ठीक है? जरूर इस चीज को आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट चीज देखिए, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में आपको विशेष बहुमत से पास कराना होगा, तो ऐसे में आर्टिकल 368 में वो बात मेंशन होगा और इसी आर्टिकल की सहायता से संशोधन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत में क्या होगा कि जिस तरह से ये है बिल्कुल हूबहू ये यहाँ होगा, लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, आपको दोनों बात दिमाग में रखना है। मैं अगर कहूँ ए और इसको कह दूँ बी तो ये तो होगा, आप समझ गए विशेष बहुमत कैसे, लेकिन कुल राज्यों की आधी से एक ज़्यादा, जैसे आप देखे होंगे जब जीएसटी लागू हो रहा था हमारे देश में तो उस समय टोटल कितने थे विधानसभा, 29 राज्य होते थे, साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, तो 29 और 2 कितना हुआ 31। इसका मतलब 31 का आधा करेंगे 15 और एक और ज़्यादा होना चाहिए 16 राज्यों से अगर जीएसटी पास हो जाएगा तभी जीएसटी कानून का रूप ले सकता था। ऐसे में क्या हुआ, सबसे पहले आप देखेंगे असम राज्य आया और असम ने पारित किया, उसके बाद देखेंगे लगातार अलग अलग राज्य करके जब 16 हुआ तब जाके वो पारित हो गया था। इस तरह से जीएसटी कानून बना था। इस तरह से अगर 104वीं संविधान संशोधन में देखेंगे तो भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है। अगली बात, इसके लिए भी आर्टिकल 368 होगा। लास्ट टॉपिक विशेष बहुमत। अब देखिए एक विशेष बहुमत, अभी बोल रहा था मैं बताऊंगा। विशेष बहुमत 2 पॉइंट है इसके लिए, आप दोनों को दिमाग में रखिएगा। सदन की कुल सदस्य संख्या की आधी बहुमत, क्या दिमाग में रखना है, सदन की कुल सदस्य संख्या पहली बात, और उसकी आधी बहुमत होनी चाहिए। इसका मतलब अगर किसी सदन में 100 लोग हैं तो उसकी आधी मतलब 50 लोग। ठीक है, तो कम से कम पहला क्या कंडीशन दिया हुआ है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का आधी बहुमत होना चाहिए। दूसरे कंडीशन है कि सदन में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। इसका मतलब 2/3 बहुमत का मतलब जितने लोग वोट दे रहे हैं उसका 2/3। सपोज यहाँ पे अगर मैं अभी कह रहा था आपको कि मान लो 300 लोग आए हैं तो 300 का 2/3 निकालना होगा। अब करेंगे 100, मतलब इसका 2/3 कितना आएगा, 200 लोग वोट करेंगे अगर 300 लोग उपस्थित हैं तो तब होगा। हालांकि ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हूँ, अपने अपने विधानसभा और अपने अपने लोकसभा में दोनों का जो सीटें हैं उसके अनुसार निकाल कर देख सकते हैं। अगली बात देखिए, उपयोग क्या होता है विशेष बहुमत का, कहाँ कहाँ होता है। पहली बात महाभियोग में होता है, जब आपको बताया था आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग लगा है और ये प्रेसिडेंट के लिए लागू होता है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी लागू होता है। अगली बात देखेंगे, इसका उपयोग एक और होता है संविधान संशोधन में, आर्टिकल 368। ध्यान रहे ये बात, आर्टिकल 368 लिखा हूं तो साधारण बहुमत नहीं आएगा बल्कि सिर्फ विशेष बहुमत ही आएगा। अंतिम आवश्यकता ही क्या है इसका, मतलब विशेष बहुमत का, देखिए क्या है, क्योंकि अगर 2/3 बहुमत ले रहे हैं इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सदस्य आएंगे, तो वही मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों की व्यापक भागीदारी होगी, पक्ष दल का भी और विपक्ष दल का भी, और कोई संविधान संशोधन आसान चीज तो है नहीं, इसीलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अंतिम बात, राज्यों द्वारा अनुमोदन, मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया कि एक विशेष बहुमत होता है प्लस आधे से एक राज्य अधिक। जैसे वर्तमान में अगर 28 राज्य हैं तो 28 का आधा से एक ज्यादा, इसका मतलब अभी वर्तमान में 15 राज्य अगर किसी चीज को पारित करेंगे तब माना जाएगा कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति मिली है। तो देखिए क्यों चाहिए होगा, सबसे पहले राज्यों द्वारा अनुमोदन। संशोधन में सिर्फ विशेष बहुमत ही पर्याप्त नहीं है, दूसरी बात बोल रहा हूं, राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से सहमति की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए अगर जीएसटी हो रहा है, जीएसटी लागू हुआ है, इसका मतलब किसी एक राज्य के लिए नहीं है बल्कि भारत में रह रहे प्रत्येक नागरिकों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे मुद्दों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आधे राज्यों +1 की विधायिका का समर्थन आवश्यक है। विधायिका का मतलब उस राज्य की विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो दोनों। अब एक बात समझिए, ये विधायिका किस बहुमत से पास करेगी, ये तो समझ में आया कि विशेष बहुमत से लोकसभा राज्यसभा पास करेगी, लेकिन ये विधायिका साधारण बहुमत से पास कर दे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो इसका पार्ट 2 आएगा वो बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। फिर से कहूँगा कि अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं प्लीज़ दोस्तों को शेयर करते रहें, प्लीज़ जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उन लोगों तक पहुँचने दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें ताकि मैं और मेरा टीम आपके प्रोत्साहन से हम काम कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।